नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। शायद आपको इसका एहसास नहीं होगा कि पाकिस्तान की कूटनीतिक डिक्शनरी में एक ही शब्द है और वो है कश्मीर। हर मंच के स्पीकर पर पाकिस्तान अपना कश्मीर वाला पुराना कैसेट लगा देता है और यही सोचता है कि वाह, उसने क्या बात कह दी, और वही ओवर कॉन्फिडेंस हमारे पड़ोसी को ले डूबता है। आज संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर की रट लगाने वाले पाकिस्तान की भारतीय स्टाइल में ऐसी धुलाई हुई है कि उसे काफी समय तक याद रहेगी और उसका सिर भी चकराया रहेगा, क्योंकि शब्दों और तथ्यों की मार बहुत गहरी होती है। आज शब्दों वाले इस कूटनीतिक बॉक्सिंग मैच का मिनट मिनट का हिसाब किताब देखिएगा। वैसे पाकिस्तान की राजनीति अंदर ही अंदर हिचकोले खा रही है। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सरकार की 20 नवंबर वाली डेडलाइन को किसी तरह रोकने की फिराक में है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लीगल एक्सपर्ट से भरी बौद्धिक ब्रिगेड दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए खूब मेहनत कर रही है। आज कुलभूषण जाधव को राइट टू अपील का अधिकार देकर पाकिस्तान ने अपनी मजबूरी को महानता बताने की कोशिश की, लेकिन अंदर का खेल कुछ और है। इसे एक्सपर्ट्स की मदद से डिकोड करेंगे। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर 611 दिन यानी करीब 20 महीने के बाद आज फिर खुल गया। कोविड के दौरान एहतियात के तौर पर करतारपुर कॉरिडोर को बंद किया गया था। अब इसके खुलने से श्रद्धालुओं के चेहरे खिले हुए हैं, तो राजनेताओं के बीच इसका श्रेय लेने और वोटरों को लुभाने की पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। आज करतारपुर कॉरिडोर की रीओपनिंग और उसके पॉलिटिकल साइड इफेक्ट से आपको खबरदार करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में हुए प्रदूषण संवाद के रोमांचक हाइलाइट्स आपको दिखाएंगे। सुपर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सिस्टम को सुपर हिट डांट लगाई और व्यवस्था पर चुन चुन कर व्यंग बाण मारे। हालांकि सिर्फ शब्दों से हवा को फिल्टर नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारी को फुटबॉल की तरह इधर से उधर शिफ्ट करने से भी हवा स्वच्छ नहीं होती। फिर भी शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि वो साफ हवा में सांस लेने के अधिकार की बात तो करता है, राजनीतिक दलों पर कुछ दबाव तो डालता है। आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना सहित 3 जजों की बेंच ने जो कुछ कहा वो पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए। इसके साथ ही एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे जो ये बताएगी कि हवा को साफ करने की पॉलिटिक्स और प्रयासों में कितना प्रदूषण है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है, जहां कुलगाम में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कुलगाम के पोम्बई में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसमें टीआरएफ का आतंकी कमांडर भी शामिल है। टीआरएफ का आतंकी कमांडर अफाक सिकंदर लोन मारा गया है। कुलगाम के गोपालपुरा में 2 दहशतगर्दों का सफाया किया गया है। 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में यह बड़ी कामयाबी भारतीय सुरक्षा बलों को कुलगाम के इलाके में मिली। खबरदार में अब हम पाकिस्तान को वो आईना दिखाएंगे जिसमें उसका आतंकी चेहरा बेनकाब होगा। दुनिया भर में अपनी बेइज्जती करवाने के बावजूद पाकिस्तान आज भी कश्मीर का ख्वाब देखने की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन भारत भी पाकिस्तान का इलाज करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर के नाम पर भारत का दुष्प्रचार करने की कोशिश की और एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर काजल अग्रवाल ने खुली बहस के दौरान पड़ोसी देश के आतंकवादियों से नजदीकियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया और एक बार फिर पाकिस्तान को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का अल्टीमेटम दे दिया। I am constrained to take the floor once again to respond to some frivolous remarks made by the representative of Pakistan earlier today. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मंच था और पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर पर अपने तुच्छ विचारों का मंचन कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को अपने गिरेबान में न झांकने की बीमारी है। भारत की बेटी ने एक बार फिर यूएनएससी के मंच से पाकिस्तान का सच से सामना करवा दिया। This is not the first time the representative of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी सच से मुंह छिपाता फिरे, लेकिन वो जब भी कश्मीर पर झूठ की जुबान चलाएगा, भारत उसकी जुबान पर कैंची चलाएगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा।
वैश्विक आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कम से कम 12 संगठनों का ठिकाना है पाकिस्तान, जिसमें से 5 आतंकवादी संगठन सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। उनका सारा फोकस भारत में दहशत फैलाने पर रहता है। जाहिर है पाकिस्तान सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नकाब उतारा है। Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists prescribed by the UN Security Council. ये पाकिस्तान का नकाब ही तो है जो खुद को आतंकवाद का पीड़ित देश बताते नहीं थकता। लेकिन असल में तो जितने नाना प्रकार के आतंकवादी पाकिस्तान में पाए जाते हैं उतने कहीं और नहीं। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठनों को अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी वैश्विक स्तर के आतंकवादी संगठन, यानी जो दुनिया भर में आतंकवाद का पर्याय है। दूसरी श्रेणी अफगानिस्तान सेंट्रिक आतंकवादी संगठन, जो अफगानिस्तान में आतंक के लिए जिम्मेदार है। तीसरी श्रेणी भारत और कश्मीर केंद्रित आतंकवादी संगठन, जो भारत और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। चौथी श्रेणी पाकिस्तान सेंट्रिक आतंकवादी संगठन, जो खुद पाकिस्तान की जनता को निशाना बनाते हैं। और पांचवी पंथ केंद्रित आतंकवादी संगठन, जो शियाओं को निशाना बनाते हैं। यानी खुद अपने ही देश के लोगों का दुश्मन है पाकिस्तान, जहां आतंकवादियों को फ्री पास मिलता है निर्दोष लोगों की जान लेने का, आतंकवाद से लहूलुहान करने का। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान का यह तमाशा अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। I would like to be categorical about India's position. The entire Union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. तालिबान, अल-कायदा, ISIS, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान, हरकतुल मुजाहिदीन, दुनिया के किसी भी आतंकवादी संगठन का नाम लीजिए और पाकिस्तान का नाम आपके जहन में ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो कश्मीर के नाम पर आतंकवादियों की फौज तैयार करता है, वो अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए हक्कानी नेटवर्क तैयार करता है। आतंकवादी हमला चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ ही जाता है, क्योंकि दुनिया में अगर आतंकवादियों का कोई ठिकाना है तो वो है पाकिस्तान। This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. आतंकवादियों से पाकिस्तान की ये पुरानी रिश्तेदारी है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए भारत आज भी तत्पर रहता है, पहले भी तत्पर रहता था और आगे भी तत्पर रहेगा, क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का राइट टू रिप्लाई है। Any meaningful dialogue can be held only in an atmosphere free of terror, hostility and violence. The onus is on Pakistan to create such a conducive atmosphere. Till then, India will continue to take firm and decisive steps to respond to cross-border terrorism. I'm constrained आज तक ब्यूरो once again to respond to some frivolous remarks made. पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आतंकवादियों के मानवाधिकार होते हैं। पाकिस्तान दोहरा चरित्र उसका देखिए कि वहां आतंकवादियों को अपील करने का हक दिया जाता है, लेकिन झूठे केस में फंसाए गए लोगों को अपनी सफाई देने तक का हक नहीं मिलता। पर पाकिस्तान का यह खेल अब ज्यादा नहीं चलेगा। पाकिस्तान को आखिरकार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का हक देना पड़ा। पाकिस्तानी संसद ने अपील के अधिकार से जुड़े विधेयक पर मुहर लगाई। इस विधेयक का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक 2020 है। यह विधेयक हाईकोर्ट्स को किसी विदेशी नागरिक पर हुए लोअर या मिलिट्री कोर्ट के फैसले की समीक्षा और पुनर्विचार करने का अधिकार देता है।
इसके कानून बनने के बाद पाकिस्तानी जेल में बंद किसी भी नागरिक को पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मिली सजा के खिलाफ अपील करने का हक होगा। पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में यह कानून बेहद अहम है और खास बात यह भी है कि पाकिस्तान में यह बिल पास होना तब संभव हो पाया जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव केस में पाकिस्तान को पुनर्विचार करने की हिदायत दी थी। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी का आरोप लगाते हुए अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी, जहां से पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई गई, जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूर होकर जाधव को भारत की तरफ से राजनयिक मदद उपलब्ध करवानी पड़ी थी। पाकिस्तान में विदेशी नागरिकों की अपील के अधिकार से जुड़ा कानून बनने का फायदा न सिर्फ कुलभूषण जाधव केस में होगा, बल्कि पाकिस्तानी जेलों में बंद उन भारतीय कैदियों को भी होगा जो सजा पूरी होने के बाद भी अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में 83 भारतीय सुरक्षाकर्मी लापता हैं और पाकिस्तान ने आज तक इन भारतीयों के अपनी कैद में होने की बात को माना ही नहीं है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में संसद में बताया था कि पाकिस्तान की जेलों में 337 भारतीय कैदी बंद हैं, लेकिन पड़ोसी देश इनकी संख्या केवल 261 बताता है। पाकिस्तान की जेलों में 15 साल से ज्यादा समय से बंद भारतीय कैदियों की संख्या 3 है। 10 साल से ज्यादा लेकिन 15 साल से कम समय से बंद भारतीय कैदियों की संख्या 11। 5 साल से ज्यादा लेकिन 10 साल से कम कैदियों की संख्या 19 और 5 साल से कम समय से बंद कैदियों की संख्या 34। जबकि बाकी वो भारतीय मछुआरे थे जो गलती से पाकिस्तानी सीमा में घुस गए थे और पाकिस्तान ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया, जिनको समय समय पर छोड़ा जाता रहता है। यह भारत की कोशिशों का नतीजा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दबाव में आकर पाकिस्तान ने विदेशी नागरिकों को हाई कोर्ट में अपील का अधिकार दिया। उम्मीद है कि पाकिस्तान की जेलों में बंद निर्दोष भारतीयों को इससे लाभ मिलेगा। अब पाकिस्तान अपनी इस मजबूरी पर महानता का रैपर चढ़ाकर दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमने इस पर एक्सपर्ट से बात की। यह प्रश्न भी कई लोग पूछ सकते हैं कि यह पाकिस्तान की महानता है या कुटिलता है। महानता तो कतई नहीं है। महानता तो तब होती है जब पाकिस्तान बिना किसी दबाव के, बिना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दबाव के, बिना उनकी आलोचना के या किसी परेशानी के या किसी भी तरह की आशंका के शुरुआत में ही कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार दे देता, तब ये माना जा सकता था कि पाकिस्तान की महानता है। कुटिलता हम इसलिए नहीं मान सकते कि पाकिस्तान की, क्या हम कह सकते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान की कुटिलता है, क्योंकि पाकिस्तान की ये दरअसल मजबूरी है और इस मजबूरी को पाकिस्तान अपनी महानता बनाकर दिखाने की कुटिल चाल चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान ने मजबूरीवश किया, जैसा कि पाकिस्तान के कानून मंत्री ने कहा, लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हम ये अपील का अधिकार न देते कुलभूषण जाधव को, तो शायद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता, सुरक्षा परिषद में जाता और फिर हमारी बड़ी होती। उससे बचने के लिए उन्होंने दिया है, तो एक तरह से मजबूरीवश दिया। लेकिन अब उसको पाकिस्तान भुनाना चाहता है ये कहकर कि हमने इसको दयानतदारी दिखाई है, दरियादिली दिखाई है। लेकिन दुनिया जो है, विश्व जनमत जो है, पाकिस्तान की चाल अच्छी तरह जानता है कि 2019 में जब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये कहा, तो ये कानून पास कराते कराते 2 साल से ऊपर लग गए पाकिस्तान को, 2.25 साल लग गए। तो ये पाकिस्तान की महानता तो नहीं हो सकती और दुनिया पाकिस्तान का सच जान चुकी है। 19 नवंबर को गुरुपुरब से पहले मोदी सरकार ने सिख श्रद्धालुओं को तोहफा दिया है। आज से करतारपुर कॉरिडोर फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कोरोना महामारी की वजह से करतारपुर कॉरिडोर मार्च 2020 से बंद था। अब 20 महीने बाद दोबारा भारतीय सिख श्रद्धालु करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन को जा पाएंगे। आज तक की टीम ने आज करतारपुर कॉरिडोर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इसके खुलने के पहले दिन भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जब पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन करके वापस भारत लौटा तो उनके चेहरे खिले हुए थे। सिख समुदाय के लोग काफी समय से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसका श्रेय पंजाब की सियासत को भी जाता है। मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है ये जाने का और बहुत अच्छा प्रयास था गवर्नमेंटों का जिन्होंने ओपन किया है और दोनों तरफ से बहुत अच्छा स्वागत हुआ है।
बहुत खुले दर्शन हुए वहाँ पे, बहुत अच्छे थे। हम लोग कुछ 5-6 लोग ही थे आज। सर मेरे को बहुत खुशी है कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिस करके मैं पहले जत्थे में और पहले 5 बंदों में था जो मैं वहाँ जाने वाला था। गुरु नानक देव जी ने कृपा की है कि हम लोग वहाँ जाके दर्शन दे के आए पहली बार। आप इसे सिख श्रद्धालुओं की आस और श्रद्धा का असर कहें या सियासत का असर, 20 महीने बाद फाइनली आज करतारपुर कॉरिडोर खुल गया। सिख श्रद्धालुओं के लिए यह खुशखबरी ऐसे वक्त में आई है। 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती यानी गुरु पर्व है। वहाँ पर जो पाकिस्तान की साइड से कम 500 बंदा आया हुआ था और वो हमें देखकर इतना खुश था क्योंकि हमने वो येलो बैच पहना हुआ था। जो इंडियंस का था येलो था, उनका ग्रीन था, तो वो देख के हमें फोटो खिंचवा रहे थे कि इंडियंस आए, बहुत टाइम बाद आए। वहाँ के जितने थे ये जो डॉलर कन्वर्ट करके देते वो बहुत खुश थे कि आज 2 साल बाद खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब एक बंदा बहुत खुश था। आज इस पवित्र धरती पर आकर आजादी के बाद से ही भारतीय सिख श्रद्धालुओं की अरदास साल 2019 में तब पूरी हुई थी जब करीब 3.5 किलोमीटर लंबा करतारपुर कॉरिडोर पहली बार खुला था। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2020 में इसे एहतियातन बंद कर दिया गया। अब 20 महीनों बाद इसे दोबारा खोला गया है। आज से ठीक 2 साल पहले नवंबर 2019 में हमने यही करतारपुर कॉरिडोर लिया था और हम पहुंचे थे गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में। तब ये करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था उस साल 9 नवंबर 2019 को। इंडियन साइड पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और पाकिस्तानी साइड पर इमरान खान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सिख जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये मौका था, बहुत ही हिस्टोरिक और ऐतिहासिक एक मौका था। और उसके बाद बस कुछ ही महीनों बाद कोविड के चलते ये करतारपुर कॉरिडोर जो है, जो बना था, ये बंद हो गया था। आज ये कॉरिडोर दोबारा से खुला है। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार के करतारपुर कॉरिडोर खोलने के फैसले से सिख श्रद्धालुओं के चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने कॉरिडोर खोलने की पाकिस्तानी मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी से करतारपुर खोलने की मांग की थी। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से कॉरिडोर खोलने की मांग की। इससे पहले रविवार को पंजाब के बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और कॉरिडोर खोलने का अनुरोध किया था। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने भी गृह मंत्री से मुलाकात कर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की थी। अकाली दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर यही मांग की थी। 9 नवंबर को नवजोत सिंह सिद्धू ने भी करतारपुर कॉरिडोर खोलने की गुजारिश की थी। और अब सभी राजनीतिक दलों की अरदास पूरी हो गई है। मोदी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया है। करतारपुर साहब कॉरिडोर जब शुरुआत हुई तो आपको मालूम है तमाम तरह के संकट आए, तमाम तरह की परेशानियां आई। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हमारे सिख भाइयों और बहनों की जो एक श्रद्धा है, एक तमन्ना रहती है वहां पर दर्शन की, अरदास की, उसको पूरा किया। इस बीच में कोविड पीरियड आया, कई कारण आए, उसकी वजह से बंद हुआ, फिर से शुरू हुआ। निश्चित तौर से पूरे देश में इसका न केवल सिख भाई बहनों ने बल्कि पूरे देश ने इसका स्वागत। बाबा नानक का जो करतारपुर लांघा है उसको खोलने का जो केंद्रीय सरकार का नतीजा है उसका हम स्वागत करते हैं। ये एक सही दिशा में एक कदम है। आज हर जो बाबा नानक की जो आस्था में विश्वास रखने वाला, बाबा नानक के जो विश्वास रखता है, उनको मानता है, उन सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बड़ी खुशी है कि करतारपुर साहब ਦਾ ਲਾਂਘਾ खुल रहा है। मैं भी लगातार प्रधानमंत्री ਨੂੰ चिट्ठियां लिखियां, हरसिमरत कौर बादल ने भी पार्लीमेंट ਚ उठाया, तो चंगा है ਹੁਣ खुल रहा है। ਤੇ बहुत लोगों की मंग सी ਤੇ लोगों की कौम की भावना सी। पंजाब चुनाव से पहले करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने के मुद्दे का बड़ा सियासी महत्व है, इसलिए पंजाब के सभी राजनीतिक दल इसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। अब 18 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब मत्था टेकने जाएंगे और वोटों की मन्नत मांगकर लौटेंगे। 19 तारीख को गुरपर्व है। गुरपर्व से पहले भारत सरकार ने कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात दी है। फिलहाल 250 लोग ही एक साथ वहां पर जा सकेंगे, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में। 6 बजे से पहले वापस आना होगा। बहुत अच्छा मौका है। गुरपर्व के समय पे सरकार ने जो
ये इजाज़त दी है वहाँ जाने की, इसका भी शुक्रिया है। और सभी में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको पता है बहुत डिप्रेशन का माहौल था। 2 साल लोगों में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। गुरु नानक देव जी के सब वहाँ पहुंचकर अरदास बेनती करना चाहते हैं। गुरु नानक नाम लेवा संगत जो है वो वहाँ पहुंचना चाहती है, तो इसके लिए सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। कोरोना महामारी से पहले रोजाना 5,000 श्रद्धालुओं को करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन की इजाजत थी, लेकिन अभी रोजाना 100 से 200 श्रद्धालु ही यात्रा करेंगे। हालांकि गुरु नानक जयंती पर यह संख्या ज्यादा होने का अनुमान है। करतारपुर कॉरिडोर से पौलमी साहा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। करतारपुर कॉरिडोर आज से दोबारा खुल चुका है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के साथ जिनका श्रद्धालुओं को पालन करना होगा। फिलहाल गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने की इजाजत उन्हें भारतीय श्रद्धालुओं को मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हो। जो भी श्रद्धालु पवित्र दर्शन के लिए जा रहे हैं उनको अपने साथ आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट ले जानी होगी, जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो। एक बार जब श्रद्धालु पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होंगे तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी वहां होगा। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कॉरिडोर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुला रहेगा। करतारपुर साहिब से श्रद्धालुओं को उसी दिन वापस लौटना होगा। करतारपुर कॉरिडोर खुलने का निर्णय होने के फौरन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया था कि वो अपनी कैबिनेट के साथ करतारपुर में जाकर मत्था टेकेंगे। अब 18 नवंबर को पंजाब की पूरी कैबिनेट करतारपुर कॉरिडोर जा रही है। खबरदार में अब बात प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की गुस्से से भरी उस डांट की जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। जिस तरह त्रेता युग में भगवान राम को यह कहना पड़ा था कि भय बिन होई न प्रीत, यानी कुछ परिस्थितियों में बिना क्रोध और भय दिखाए काम करवाना असंभव है, ठीक उसी तरह इस युग में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बिना सरकारों और सिस्टम से भी काम करवाना मुश्किल है। दिल्ली एनसीआर में बेकाबू हो चुके प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट ने देश की सरकारों और सिस्टम को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस आपात संकट को सुलझाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी नजर आ रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं करना चाहती, वो कोई फैसला नहीं लेना चाहती, वो चाहती है कि हर फैसला और सुझाव कोर्ट ही दे। तीसरी सबसे अहम बात कि 5 स्टार होटल के एसी कमरे में बैठकर किसी को दोष देना बहुत आसान है। बहुत हो गया, आप लोग कब संजीदा होंगे। ये तो हमने कोर्ट की फटकार का एक छोटा सा सैंपल बताया। अब इस रिपोर्ट से समझिए कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ। प्रदूषण की समस्या लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट सरकारों के कामकाज से संतुष्ट नहीं। इसीलिए 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इस बेंच में चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत मौजूद थे। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील भी मौजूद थे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने सवाल किया कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया। दिल्ली के 300 किलोमीटर में 11 थर्मल प्लांटों में से केवल 5 काम कर रहे हैं, बाकी को बंद कर दिया गया है। 10 वर्ष से अधिक पुराने कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चलेंगे। हमने केंद्रीय कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार किया है। इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी से सीजेआई ने सवाल किया, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा, कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन रात नजर रखी जा रही है। एंटी डस्ट कैंपेन चलाया गया है। दिल्ली सरकार ने आगे कहा, केंद्र सरकार के 90% सुझावों को दिल्ली सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। इस पर कटाक्ष करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, बहुत हो गया, आप लोग कब संजीदा होंगे। इस पर सिंघवी ने कहा, पराली जलाने पर सफर की स्टडी है। 2 महीनों में पराली जलाने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। पराली जलाना प्रदूषण का कारण है। इस पर सीजेआई रमणा ने कहा, हम किसानों को सजा नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि सरकार उनसे पराली न जलाने की अपील करे। हमारा ध्यान प्रदूषण कम करने पर है। आप सभी ऐसे मुद्दों को बार बार उठा रहे हैं जो प्रासंगिक नहीं है। टीवी डिबेट ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आखिर किसान को पराली जलाना क्यों पड़ता है। 5 स्टार होटल के एसी कमरे में बैठकर किसानों को दोष देना बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट ने आज
आज अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सबसे पहले यही सवाल पूछा कि हर साल जब प्रदूषण का पता है कि मौसम बदलते ही प्रदूषण दिल्ली में बढ़ता है, तो हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि उच्चतम न्यायालय को एक खास खंडपीठ बिठाकर डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या करें। कोर्ट ने पूछा कि हर बार ऐसा क्यों हो कि आपको जब पता है कि आग लगनी है और आपको आग बुझानी है, तो बाल्टी कैसे उठानी है ये तक हमें बताना पड़ता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एनवी रमणा ने ब्यूरोक्रेसी को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, पिछले 30 साल से एक जज के तौर पर मैंने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ करना नहीं चाहती, वो कोई फैसला लेना नहीं चाहती। वो चाहती है कि हर फैसला और सुझाव कोर्ट ही दे। वो चाहती है कि हम उन्हें बताएं कि लड़ना कैसे है। सीजेआई ने यह भी कहा कि कल की मीटिंग में कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया, हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद कर दिया। कोर्ट को नाराज होता देख तुषार मेहता ने कहा, मौसम विभाग का कहना है कि 21 नवंबर के बाद मौसम बदलते ही स्थिति में सुधार आने की संभावना है। अभी कई पाबंदियां लगाई हैं। क्या कोर्ट कोई सख्ती दिखाने से पहले 21 तारीख तक इंतजार कर सकता है? इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, प्रदूषण पर हम मौसम के बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। मौसम सुधरेगा तो प्रदूषण की स्थिति में भी सुधार होगा। क्या आप इसी के इंतजार में हैं? इस दौरान SG तुषार मेहता ने कहा, एक राजा था, उसने फैसला लिया कि उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, तो उसके राज्य में काम करने वाले अधिकारी किसी को सोने ही नहीं देते थे। इस पर सीजेआई ने कहा, कम से कम राजा ने यह तो सोचा कि कोई भूखा था या नहीं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों को यह संदेश दिया है कि अगर इस बार प्रदूषण को रोकने के लिए काम नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेगा। अब देखना यह है कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश जारी करता है। कोर्ट ने यही पूछा कि आपने सिर्फ ये कहा है कि आप ये करेंगे, लेकिन इनको कैसे करेंगे, किस तरह से ये इंश्योर करेंगे कि लोग आपकी बात माने, सड़कों पर ना उतरे, कंस्ट्रक्शन करते वक्त सभी प्रिकॉशंस बरतें, जो CPCB के इमिशन नॉर्म्स हैं उनको ढंग से फॉलो किया जाए। ये सभी आखिर आप करेंगे कैसे, क्योंकि ये पॉलिसीज जो हैं ये काफी पुरानी हैं, नई नहीं है, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन में ही सभी खामियां हैं। कोर्ट ने साफ सवाल ये पूछा है कि आपने पॉलिसियां तो बहुत बना दी, आखिर उनको काम कैसे कराओगे। अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, आज तक। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में गंभीर बहस हो रही है। लेकिन क्या प्रदूषण रोकने के लिए ग्राउंड पर गंभीर प्रयास हो रहे हैं या इन प्रयासों में भी प्रदूषण के कण हैं? दिल्ली NCR में हवा के खराब मानकों के लिए छोटी छोटी लापरवाहियां और सस्ती सियासत की मात्रा बहुत अधिक है। ऐसे में आपको दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की जमीनी सच्चाई दिखाती हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? शायर शहरयार की ये लाइनें भले ही किसी और फलसफे के साथ लिखी हों, लेकिन प्रदूषण से परेशान दिल्ली और NCR के इलाकों पर दुरुस्त बैठती हैं। दिल्ली NCR की खराब हवा से निपटने का सबसे अच्छा तरीका जो ढूंढा गया है वो है एक तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यानी CAQM के आदेश के बाद स्कूल कॉलेज पूरी तरह से ऑनलाइन हो गए हैं। दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ ही खोलने का आदेश है। यानी एक तरह से प्रदूषण की लड़ाई जनता के सिर मत्थे आ गई है। लेकिन प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी व्यवस्थाएं कितनी सजग हैं, इसे फरीदाबाद के सेक्टर 30 में बन रहे सरकारी फ्लाईओवर के निर्माण ने उजागर किया। इस वक्त हम फरीदाबाद के सेक्टर 30 में हैं और यहाँ पे फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो जमीन में खुदाई हो रही है वो सैंड जो निकल रहा है उसका पूरा जमावड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और ऐसा ही जमावड़ा आगे है। और इसको ना तो ग्रीन नेट से ढका गया है, ना यहाँ पे कोई एंटी स्मोक गन लगाया गया है और ना ही कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जा रही है जिससे धूल हवा में जो मिलती है उसको कमी करने की कोशिश की जाए। इस लापरवाही पर सरकारों को शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे कारिंदों का रेडीमेड बहाना तैयार है।
जो बालू और सॉयल पड़ा हुआ है, इससे जो धूल उड़ेगी उसको रोकने के लिए क्या कर सर रहे हैं? इसको ढका गया था सर। हाँ। अभी क्या है, जो यहाँ की जो और मिट्टी थी इसको यहाँ इकट्ठा किया गया था, इसलिए इसको हटाया गया है। फिर से इसको प्रॉपर तरीके से फिर इसको ढक दिया जाएगा। अभी तो इससे यहाँ ट्रैफिक मूवमेंट इतना ज्यादा है इस इलाके में, इससे तो धूल हवा में जाएगी ना? ट्रैफिक तो सर, ट्रैफिक से भी प्रदूषण तो धूल तो उड़ ही रहा है सर। हाँ। तो इसको ढक दिया जाएगा और इसका और यहाँ साइड पे कोई खास काम नहीं चल रहा है अभी। निर्माण स्थलों पर प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सुझाए गए उपायों की अनदेखी करने वाली ये इकलौती जगह नहीं। इसी तरह से मिट्टी सड़क के किनारे पे छोड़ दी गई है और लगातार ट्रैफिक आगे जा रहा है, जिसकी वजह से धूल उड़ रहा है और वो धूल कहाँ जा रहा है, वो हवा में ही जा रहा है। अगर हम फरीदाबाद की एयर क्वालिटी की बात करें तो कल जो CPCB का डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग 361 था यहाँ का AQI, एवरेज AQI, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में। ये जो पॉल्यूशन, इसकी जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसकी वजह से बहुत पब्लिक परेशान है। गांव का देखो कितना बुरा हाल कर रखा है, कोई वो नहीं है, प्रशासन सुनता ही नहीं है। धूल से सरकार की तरफ से अभी कोई कुछ नहीं है यहाँ से, और जहाँ चाह रहे हैं वहाँ खोद रहे हैं, जहाँ पेड़ गिरा रहे हैं, जहाँ उनका एरिया नहीं है वहाँ भी गिरा रहे हैं। लोगों को परेशानी है आने जाने में। NCR का कोना कोना वायु प्रदूषण की चपेट में आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ तो जलवायु परिवर्तन का असर है, लेकिन कुछ आपराधिक लापरवाहियां भी हैं। इस चलते हुए डीजल जनरेटर से जलते हुए पर्यावरण का हाल खुद देख लीजिए और सोचिए, हवा दिन ब दिन और खराब क्यों होती है? क्यों दमघोटू वातावरण होता जा रहा है? क्यों अक्टूबर नवंबर का महीना हर साल गुलाबी ठंडक के लिए नहीं बल्कि खराब हवा के लिए जाना जाने लगा है? लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन समाधान नहीं है। हम सबों को और खासकर CAQM को, जिसका मैंडेट है साल भर वायु प्रदूषण के ऊपर काम करना, उनको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा और इंटरस्टेट एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। सरकारी फाइलें कहती हैं, सरकारी निर्देश कहते हैं कि हम पर्यावरण के खराब होने की परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। खराब होती हवा को पानी की बौछारों से स्वच्छ करने जैसी कवायदों को इतिश्री मान लेने की नीति और नियत के बीच सच्चाई तो ये है कि पर्यावरण बचाने के नाम पर बस नेता आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली के लिए क्या फंड दिया है? दिल्ली के अंदर तो हम 100% स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार सारा काम कर रही है। राज्यों को फंड दिया है, राज्यों को फंड दिया है, ये सच बात है। लेकिन हमने पर्यावरण मंत्री के साथ जब बैठक की थी तभी कहा था कि इसका ग्राउंड एक्शन प्लान बनाइए, फंड देने से समाधान नहीं होगा। हमने कहा था जितना पैसा केंद्र सरकार दे रही है उससे आधे पैसे में सरकार को डायरेक्शन दीजिए और बायो डीकंपोजर का छिड़काव हो सकता है। 40,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने, बिना राजनीति के धन्यवाद भी हम देते हैं, उन्होंने 40,000 रुपए खर्च किए हैं पराली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। संसद और विधानसभा लोकतंत्र के वो मंदिर हैं जहां से देश की जनता का भविष्य तय होता है। अगर ये ठीक तरीके से नहीं चलेंगी तो इसमें हमारा और आपका ही नुकसान है। आपने नोट किया होगा कि हमारे देश की संसद और विधानसभा में पिछले कुछ समय से काम कम, शोर की मात्रा ज्यादा हो गई है। देश के सांसद और विधायक सदन में अपनी बात रखने में अधिकतर समय विरोध का सामना करते हैं। संसद और विधानसभाओं में लगातार जारी गतिरोध आज लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह के गतिरोध को दूर करने के लिए आज शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने देश के पीठासीन अधिकारियों से वन नेशन वन लेजिस्लेशन प्लेटफॉर्म का मंत्र दिया। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह समेत देश भर की विधानसभाओं और विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी और उपाध्यक्ष भी शिमला पहुंचे। यह सम्मेलन इसलिए भी खास है क्योंकि 100 साल पहले 1921 में शिमला में ही ऐसा पहला सम्मेलन हुआ था। आज पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश भर से आए पीठासीन अधिकारियों से संवाद किया। वो आपको सुनाते हैं। आप भी भली भांति जानते हैं कि जब देश की संसद या कोई विधानसभा अपना नया कार्यकाल शुरू करती है तो उसमें ज्यादातर सदस्य फर्स्ट टाइमर होते हैं। यानी राजनीति में बदलाव लगातार होते हैं, जनता लगातार
नए लोगों को, नई ऊर्जा को मौका देती हैं और जनता के ही प्रयासों से सदन में भी हमेशा ताजगी, नया उत्साह, नया उमंग आता ही है। हमें इस नए पैन को नई कार्यप्रणाली में ढालने की जरूरत है कि नहीं है? मुझे लगता है कि बदलाव आवश्यक है। इसके लिए ये जरूरी है कि नए सदस्यों को सदन से जुड़ी व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाए, सदन की गरिमा और मर्यादा के बारे में उन्हें बताया जाए। हमें अक्रॉस द पार्टी सतत संवाद बनाने पर बल देना होगा। राजनीति के नए मापदंड भी बनाने ही होंगे। इस सम्मेलन में निरंतर चर्चा होती रही कि भारत के तीनों अंगों में किस प्रकार हम अपनी अपनी भूमिका में आदर्श संतुलन बनाए रखें और किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ और अधिक सक्षम बनाया जाए। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विधानमंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि एक दिन संसद चलने का खर्च कितना आता है, ताकि संसद में होने वाले गतिरोध से देश को होने वाले नुकसान को समझा जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद की एक दिन की कार्रवाई पर हर घंटे करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर मिनट के हिसाब से यह नुकसान करीब 3 लाख रुपए होता है। इस बार मानसून सत्र में संसद सिर्फ 9 दिन चली, इससे देश का करीब 54 करोड़ रुपया पानी में बह गया। अब देखना यह है कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में देश का कितना पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि इस बार भी विपक्ष सरकार को घेरने और हंगामे के मूड में है। आज देश में दोनों डोज कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या सिंगल डोज वैक्सीनेटेड लोगों से अधिक हो गई है। ये एक बड़े कीर्तिमान के तौर पर आप समझ सकते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।